सोचिए, एक देश चलता कैसे है। उसका पार्लियामेंट, उसके कोर्ट्स, ये सब कुछ एक बुनियादी किताब पर टिका होता है, उस देश का संविधान। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर भारत का संविधान सिर्फ नियमों के किताबी क्यों नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की आत्मा कैसे है। तो शुरुआत एक बहुत ही आसान से लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है अगर कोई नियम ही ना हो, कोई रूल ही ना हो, तो हमारा समाज आखिर दिखेगा कैसा? चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, सबकी सोच भी बिल्कुल अलग है। सब एक साथ रह तो रहे हैं, पर उन्हें आपस में जोड़ने वाला कोई भी नियम, कोई कायदा कानून है ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में झगड़े तो होने ही हैं, है ना? सवाल उठेंगे कि भाई ये जमीन आखिर है किसकी? क्या सब बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है? अरे पहले सड़कों पर सुरक्षा देखें या एक नया पार्क बनाएं? लोगों के बीच भेदभाव को कैसे रोका जाए? और सबसे बड़ा सवाल, जो जनता का पैसा है वो खर्च कहाँ होना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब जब नहीं होगा तो सोचिए, हर तरफ सिर्फ कंफ्यूजन, अफरा तफरी और एक डर का माहौल होगा। तो इस पूरी गड़बड़ से, इस पूरी अफरा तफरी से निकलने के लिए ही संविधान अपना सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करता है। देखिए, संविधान का जो पहला फंक्शन है ना, वो है कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस। मतलब ये कि वो समाज को कुछ बेसिक रूल्स देता है, ऐसे रूल्स जो सबके लिए हैं, सब जानते हैं और सबको पता है कि इन्हें लागू किया जाएगा। इससे क्या होता है, एक भरोसा बनता है, एक ऐसा माहौल बनता है जहां हर किसी को पता है कि बाकी लोग क्या करेंगे और उनसे क्या उम्मीद रखी जाती है। इससे फर्क क्या पड़ता है, वो यहां साफ दिखता है। जहां संविधान के बिना समाज में एक डर और इनसिक्योरिटी का माहौल रहता है, वहीं संविधान के साथ एक अश्योरेंस, एक भरोसा आता है। जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी उसकी जगह कॉर्पोरेशन ले लेता है और झगड़ों की जगह लोग शांति से एक साथ रह पाते हैं। ओके, तो ये तो तय हो गया कि रूल्स चाहिए, बुनियादी नियम बन गए। लेकिन अब अगला और शायद उससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये नियम बनाएगा कौन? अगर बदलने की जरूरत पड़ी तो बदलेगा कौन? और इन्हें लागू कौन करेगा? आखिर आखिरी फैसला लेगा कौन? और बस इसी सवाल का जवाब देता है संविधान का दूसरा फंक्शन। ये साफ साफ बताता है कि कानून बनाने की पावर किसके पास है और सरकार बनेगी कैसे। सोच लीजिए, ये सरकार का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो बताता है कि पार्लियामेंट जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आखिर काम कैसे करेंगी। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है। देखिए, समाज को चलाने के लिए कानून चाहिए, बिल्कुल। अब कानून बनाने के लिए कोई तो होना चाहिए जिसके पास इसका अधिकार हो, है ना? तो संविधान आगे आता है और ये अधिकार, ये अथॉरिटी पार्लियामेंट जैसी एक बॉडी को दे देता है और इसी से सरकार को शासन करने का हक मिलता है, उसकी लेजिटिमेसी बनती है। ठीक है, तो हमने सरकार बना दी, उसे कानून बनाने की पावर भी दे दी, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर वही सरकार इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए कि वो उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन जाए जिनकी सेवा के लिए उसे बनाया गया था? सोच के देखिए, एक बेहद ताकतवर सरकार क्या क्या कर सकती है। हो सकता है वो किसी खास धर्म को ही बैन कर दे, या ये तय करने लगे कि लोग क्या पहनेंगे और क्या नहीं। किसी को भी कभी भी बिना किसी ठोस वजह के गिरफ्तार कर ले, या फिर कुछ खास ग्रुप्स के साथ खुलेआम भेदभाव होने दे। तो इसी बड़े खतरे से बचाने के लिए संविधान अपना तीसरा काम करता है, और वो है सरकार की ताकत पर सीमाएं लगाना, उस पर लगाम कसना। ये एक तरह से देश के नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है, एक ढाल है जो ये पक्का करता है कि सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम समाधान है हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये क्या हैं? ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, जैसे अपनी मर्जी से कुछ भी सोचने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी, साथ ही बिना किसी वजह के गिरफ्तारी से सुरक्षा और किसी भी तरह के भेदभाव से सुरक्षा। ये अधिकार सरकार की पावर पर एक कॉन्क्रीट लिमिट लगाते हैं। अब तक हमने बात की कि संविधान क्या क्या रोकता है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। संविधान सिर्फ बुरी चीजों को रोकता ही नहीं है, बल्कि वो अच्छी चीजों को होने के लिए रास्ता भी बनाता है। यह है उसकी मॉडर्न, उसकी एक आशावादी भूमिका। अगर हम देखें तो जो पुराने संविधान हुआ करते थे, उनका मेन फोकस सरकार की पावर को लिमिट करने पर था, उसे रोकने पर था। लेकिन इंडिया जैसे जो मॉडर्न संविधान है, वो सरकार को पावर देते भी हैं। किस लिए? ताकि वो एक न्यायपूर्ण,
एक जस्ट समाज बना सकें। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यही है संविधान का चौथा काम, समाज की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा करना। ये सरकार को पावर देता है, उसे एम्पावर करता है कि वो जाति के आधार पर भेदभाव जैसी असमानताओं को खत्म करने के लिए काम करे। ये सुनिश्चित करे कि सबको शिक्षा मिले और सभी एक सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। और ये काम करने के लिए संविधान सरकार को कुछ टूल्स, कुछ साधन भी देता है, जैसे कि प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना, जो हमारे मूल्यों को बताती है, फंडामेंटल राइट्स जो सुरक्षा की गारंटी देते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट, एक लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। और अब आते हैं संविधान के 5वें और शायद सबसे गहरे काम पर, और वो है एक पहचान बनाना, एक साझी पहचान। देखिए, संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे साझे मूल्यों का, हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी का एक ऐलान है, एक डेक्लेरेशन है जो बताता है कि एक समाज के तौर पर हम कौन हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। जर्मनी में हिस्टोरिकली नेशनल आइडेंटिटी जो थी वो एथनिक जर्मन होने से, मतलब नस्ल से जुड़ी हुई थी। लेकिन भारत में हमारा संविधान एक ऐसी पहचान बनाता है जो किसी नस्ल या एथनिसिटी पर बेस नहीं है। हमारी पहचान एक साझी राजनीतिक नागरिकता है, अ शेयर्ड पॉलिटिकल सिटीजनशिप। तो सार ये है कि संविधान एक साझी राजनीतिक पहचान तो बनाता ही है, साथ ही एक नैतिक पहचान भी बनाता है। इसका मतलब है कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसी वैल्यूज जिन पर हम सब सहमत होते हैं कि इन्हें हम कभी नहीं तोड़ेंगे। यही वो धागा है जो इतने अलग अलग लोगों को एक साथ एक पहचान में बांधता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक किताब में, एक दस्तावेज में ऐसी क्या ताकत हो सकती है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी तय करे? ये शक्ति आती कहाँ से है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी सफल संविधान की शक्ति असल में 3 मजबूत स्तंभों या कह लें कि 3 पिलर्स पर टिकी होती है। अगर ये तीनों अपनी जगह पर सही हैं, तो संविधान वक्त की हर परीक्षा पास कर लेता है। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है, इसे बनाया किसने? मतलब जिन लोगों ने संविधान लिखा, क्या देश के लोगों को उन पर भरोसा था? क्योंकि अगर बनाने वालों पर ही यकीन ना हो तो उनकी बनाई किताब को कोई क्यों मानेगा, है ना? और इस मामले में भारत का जवाब एकदम सीधा और दमदार था। हमारा संविधान उन लीडर्स ने बनाया था जो आज़ादी की लड़ाई के हीरो थे। लोगों का उन पर अटूट विश्वास था और यही वजह थी कि हमें किसी रेफरेंडम की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरे देश ने इसे अपना लिया। तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि ये संविधान सिर्फ कुछ नेताओं का दस्तावेज नहीं रहा, ये देश के हर नागरिक का दस्तावेज बन गया। लोगों को इसमें अपने सपने, अपनी उम्मीदें दिखाई दी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी संविधान के अंदर लिखा क्या है। क्या इसके नियम ऐसे हैं जो समाज के हर तबके को ये भरोसा दिलाएं कि उनके साथ न्याय होगा? क्या ये सबके हक की बात करता है? और यहीं पर भारतीय संविधान की खूबी सामने आती है। इसने हर नागरिक को आज़ादी और बराबरी जैसे मौलिक अधिकार दिए। इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां कोई एक ग्रुप, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दूसरे ग्रुप को हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। नतीजा, जब लोगों को ये भरोसा होता है कि कानून उनकी हिफाजत के लिए है, तो वो उस कानून की इज्जत करते हैं, उसका पालन करते हैं। उन्हें सिस्टम से एक जुड़ाव महसूस होता है, एक अपनेपन का एहसास होता है। और अब तीसरा पिलर, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। देखिए, सिर्फ अच्छे वादे कर देना काफी नहीं है। एक अच्छा संविधान ये भी पक्का करता है कि सारी ताकत किसी एक इंसान या संस्था के हाथ में न चली जाए। और हमारे संविधान बनाने वालों ने ये काम बहुत ही खूबसूरती से किया। उन्होंने ताकत को सरकार के 3 अंगों में बांट दिया, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। साथ ही संविधान को इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि जरूरत के हिसाब से बदल सके, लेकिन इतना कठोर भी कि इसकी आत्मा को कोई न बदल पाए। और जानते हैं इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन गया। मतलब ये कोई 70 साल पुरानी धूल खाती किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाइड बुक है जो आज भी हमारे साथ बढ़ रही है, सीख रही है और नए जमाने के हिसाब से खुद को ढाल रही है। तो अब हम ये तो समझ गए कि संविधान को ताकत क्यों मिलती है। अब सवाल ये है कि हमारा संविधान आखिर बना कैसे?
ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली। फिर देश का बंटवारा हुआ तो अगस्त 1947 में ये सभा फिर से बैठी। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद नवंबर 1949 में हमारा संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। बंटवारे के बाद इस संविधान सभा में 299 सदस्य थे। जरा सोचिए, 299 दिमाग जो भारत के हर कोने, हर धर्म, हर समुदाय से आए थे, एक साथ बैठकर एक नए देश की किस्मत लिख रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। पर असली जादू इस बात में नहीं था कि इसे किसने लिखा, बल्कि इस बात में था कि इसे कैसे लिखा गया। हर एक आर्टिकल पर, हर एक शब्द पर जबरदस्त बहस हुई। सदस्यों ने अपनी निजी या पार्टी के हितों को परे रखकर सिर्फ देश के हित में सोचा, और इसी खुली बहस ने हमारे संविधान को वो नैतिक शक्ति दी जो आज भी कायम है। तो इतनी सारी बहसों के बाद आखिर बना क्या? कैसा सिस्टम तैयार हुआ भारत के लिए? चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के बेहतरीन संविधानों से सीखा, लेकिन ये कोई कट कॉपी पेस्ट का मामला नहीं था। उन्होंने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी के विचार लिए, और इन सब को भारत की मिट्टी और ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। दुनिया में न जाने कितने संविधान बने और बिखर गए, तो फिर भारतीय संविधान में ऐसा क्या खास है कि वो आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है? तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इसकी कामयाबी के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, इसे बनाने वालों की दूरदृष्टि। दूसरी, इसका लचीलेपन और मजबूती के बीच का शानदार संतुलन। और तीसरी, ये उन ऊंचे आदर्शों पर बना है जिनके लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और अंत में एक सवाल पर सोचते हैं, 70 साल से भी पुराना एक दस्तावेज आज के इस मॉडर्न 21वीं सदी के भारत को रास्ता कैसे दिखा सकता है? शायद इसका जवाब यही है कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, एक जीवंत विचार है जो हमारे साथ लगातार चल रहा है। तो ये थी हमारे संविधान के खाके की कहानी। अभी पाठशाला टीम की तरफ से एक छोटा सा संदेश। अगर इस चैप्टर की ये व्याख्या आपको सच में काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिएगा, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की बहुत मदद कर सकता है। पढ़ते रहिए और समझते रहिए।